कुछ दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट अपना पेश किया था, उसमें उन्होंने जिस तरीके से इंडेक्सेशन को हटाया था, उससे प्रॉपर्टी और ख़ास तौर से मिडिल क्लास के जो लोग थे काफ़ी नाराज़ थे। लगातार कई दिनों तक पॉलिटिकल और आम जनता के बीच में जो राय बनी, जिस तरीके से उसका विरोध हुआ, उसका असर अब दिखना शुरू हुआ है। घर मालिकों के लिए सरकार अब अपना ये जो फैसला है उसे वापस लेने जा रही है। राहत की बात है। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन का लाभ हटाने से हताश हो चुके घर मालिकों को राहत देने की, यानी कि अपना फैसले को पलटने की, वापस लेने की कवायद अब शुरू की है। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा जो थी, जिसमें रियल एस्टेट लेन देन को लेकर था। इन बदलावों में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% करना शामिल था। अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स को 2 विकल्प देने का फाइनेंस बिल में संशोधन किया है। क्या है ये विकल्प? संशोधन के अनुसार अगर कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई तो करदाताओं को इसके लिए 2 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प होगा कि करदाता को 12.5% टैक्स देना होगा, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगर इंडेक्सेशन का फायदा लेना है तो इसके लिए आपको 20% टैक्स स्लैब में जाना होगा। आम बजट में केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसे घटाकर 12.5% कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त कर दिया था। अब जरा थोड़ा सा और इसको समझते हैं और आपको बताते हैं कि इंडेक्सेशन एक ऐसी व्यवस्था है क्या। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत किसी प्रॉपर्टी की खरीद कीमत पर महंगाई का असर जो है उसे एडजस्ट किया जाता है, यानी कि उसकी कीमत पर माफ कीजिएगा, महंगाई का जो पूरा असर जो होता है, इन्फ्लेशन रेट जिसे कहते हैं, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये राहत की बात मिडिल क्लास के लिए, घर मालिकों के लिए सामने आ रही है। रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन व्यवस्था में संशोधन करा गया है। संपत्ति बेचने के से हुए फायदे पर टैक्स चुकाने में अब आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इंडेक्सेशन के बिना और इंडेक्सेशन के साथ टैक्स चुकाना होगा। उसका फायदा अगर आप नहीं लेते इंडेक्सेशन का तो 12.5% दीजिए। अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो 20% दीजिए, लेकिन ये सिर्फ 23 जुलाई 2024 यानी कि जिस दिन बजट में ये घोषणा की गई थी उससे पहले की प्रॉपर्टी को ही फायदा मिलेगा। पहले सरकार ने बजट में इंडेक्सेशन को बेनिफिट को बिल्कुल हटा दिया था। इसका काफी विरोध भी हुआ था। मंगलवार को फाइनेंस बिल में संशोधन करके इसे वापस लाया गया है। तो क्या होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट? प्रॉपर्टी की कीमतों पर महंगाई का असर दिखाया जाता है। इससे खरीद भाव बढ़ता है और मुनाफे का आंकड़ा घट जाता है। इसमें टैक्स की देनदारी जो है वो कम हो जाती है। मकान या जमीन बेचने पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के मामले में केंद्र सरकार ने आंशिक राहत दी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आप अगर अपना कोई मकान, अपनी कोई ज़मीन 2 साल तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो उस सूरत में आपको सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो सरकार ने अब ये फैसला किया है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 यानी जिस दिन देश का इस बार का आम बजट पेश किया गया था उससे पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अब आप उसको बेचते हैं तो उस सूरत में आपके पास 2 व्यवस्थाएं हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने की। पहली वही व्यवस्था जो पहले थी जिसके तहत आपको 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, लेकिन साथ में आपको इंडेक्सेशन यानी महंगाई का जो एडजस्टमेंट किया जाता था उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी व्यवस्था वही है जो सरकार अब लेके आई है, जिसके तहत आपको सीधा 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई का जो एडजस्टमेंट होता था उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास ये विकल्प होगा कि दोनों तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। जिसमें टैक्स आपको कम देना बन रहा हो आप उसके तहत टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को
दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल उन्हीं प्रॉपर्टी के लिए है, उन्हीं मकान और ज़मीन के लिए है जो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी जा चुकी हैं और अब आप उसको आगे आने वाले भविष्य में या आज के बाद से जो है उसको बेचना शुरू करते हैं। लेकिन आगे जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे उस पर आपको सीधा सीधा जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे 2 साल होल्ड करने के बाद में, तो उस पर आपको सीधा सीधा 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन आपको उसमें इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। इसमें थोड़ी और चर्चा करते हैं क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारे लोग बड़े परेशान थे, इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। कुमार मिहिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। दिनकर पांडे साहब जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ये नेफोवा के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिहिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या इसको राहत के तौर पर देखा जाए, माना जाए कि जो इतने दिनों से लोगों का थोड़ा प्रेशर हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, लोग जो इस पर लगातार बातचीत कर रहे थे, उसका असर दिखा है, या इसमें अभी भी आपको लगता है कुछ गुंजाइश बची है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी मिडिल क्लास की, जिनके लिए रियल एस्टेट एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और वो बहुत सालों की अपनी कमाई को रियल एस्टेट में डालते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था जब ये इंडेक्सेशन का रिलीफ हटाया गया। आप इसको 2 मिनट में समझिए कि इंडेक्सेशन होता क्या है और ये रूल क्या था। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की 2010 में और उसको आप बेचते हैं 4 करोड़ में आज के टाइम पे, तो जो आपको कैपिटल गेन है वो डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस डिफरेंस ऑफ परचेज प्राइस, मतलब ये इंडेक्सेशन आप हटा देते हैं तो 3 करोड़ पे 12.5% मतलब 37,50,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है जी। अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता था तो उसमें ये जो 1 करोड़ का परचेज प्राइस था ये हर साल इन्फ्लेशन को ऐड करके जब 2024 में परचेज प्राइस कंसीडर किया जाता तो ये करीब 3-3.5 करोड़ के आसपास लिया जाता। प्राइस यानी 4 करोड़ माइनस जो परचेज प्राइस है ये 3-3.25 करोड़ रुपया, वो 75 लाख रुपया जो कैपिटल गेन है वो होता और उसका 20% मतलब करीब करीब 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया आपको टैक्स देना पड़ता। तो जो अंतर जो टैक्स जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो मिडिल क्लास को देना पड़ता वो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो ये मिडिल क्लास की बहुत बड़ी डिमांड थी कि इसको वापस लाया जाए। और इससे एक और चीज थी कि जो घर खरीदार थे वो ब्लैक मनी में बेचने के लिए या कम प्राइस दिखा के बेचने के लिए भी अट्रैक्टिव उसमें उसकी तरफ जाते, तो उसको भी रोकने के लिए एक बहुत बड़ा डिमांड थी कि इसको इसलिए भी इंडेक्सेशन को वापस लाना चाहिए जी। तो हम बहुत शुक्रगुजार है सरकार के कि उन्होंने हमारी बात सुनी और ये रूल कम से कम 23 जुलाई तक के उन प्रॉपर्टीज के लिए, उन जो उससे पहले खरीद दिए गए हैं उनके लिए लेके आए। हम तो ये डिमांड सर आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा चूक रहा है, मतलब बार बार बीच में आपकी आवाज जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको थोड़ा सा बेहतर हम लोग एक बार संपर्क साध के आपसे दोबारा समझें। लेकिन पांडे साहब, ये जो कट ऑफ सरकार ने अब लगा दिया है 23 जुलाई तक का, आपको लगता है कि सभी लोगों को जो अभी जो लोग मकान खरीद रहे हैं या उसके बाद खरीद रहे हैं उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए था? कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने की बात हमेशा ये बात होती रही है, किस तरीके से आप इस पूरे कदम को देखते हैं और क्या सरकार की जो पूरी जो नीति है उससे आपको लगता है कि एक बड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है? देखिए, ये तो एक बात है, निश्चित रूप से सबको राहत मिलनी चाहिए। हमने क्या गलती की है? अगर अभी खरीदेंगे तो मिलना ही चाहिए बेनिफिट। और इसका दूसरा चीज बताता हूं, मैं बजट का पढ़ रहा था स्पीच इनका, इसमें 2 और इससे रिलेटेड इन्होंने जिक्र किया था। एनेक्सर ऑफ पार्ट बी है, उसमें पॉइंट डी है, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का जिक्र करते हैं और ये बोलते हैं कि कोई भी गिफ्ट, विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट को जो ट्रांसफर होगा वो अगर इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नहीं है तो बाकी जो भी ट्रांसफर होगा वो कैपिटल गेन कैलकुलेशन के दायरे में आएगा। ये पहला है।
दूसरा है D7 में ये जिक्र करते हैं कि जितनी भी अचल संपत्ति है सब पर इनका TDS देना होगा। अब हम इसको अगर इसके साथ मिला के देखें तो समझने वाली बात यह है कि क्या जितनी सारी अचल संपत्ति है, कैपिटल एसेट है, नॉर्मली शहरों में मध्यम वर्ग कहाँ से खरीदता है? कोई इंडिविजुअल से तो खरीदता नहीं है, या वो ट्रांजेक्शन कहीं HUF से तो होता नहीं है, तो क्या उन सब पे लगेगा? दूसरा, ये दायरा अगर बढ़ा है तो इस बढ़ाने वाले दायरे के साथ क्या टैक्स या इंडेक्सेशन पे कोई बेनिफिट मिलने वाला है? मुझे लगता है कि जो ये नया रूल भी बनाया है इन्होंने, जिस तरह से दायरा बढ़ाया है कैलकुलेशन का, और उसके बाद जिस तरह से ये कर दिया है कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद सबको कैपिटल गेन टैक्स देना ही होगा और वो भी नए रेट से देना होगा, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही नुकसानदायक है। आप ये मत समझिए कि सारे लोग इन्वेस्टर ही हैं। इन्वेस्टर तो ठीक है, फिर भी 1-2 साल के अंदर निकल जाएंगे या 1-2 साल के बाद निकलेंगे, लेकिन जो एंड यूजर हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो अपने रहने के लिए लेते हैं और बहुत मजबूरी में बेचते हैं, कभी कभी इलाज के लिए बेचते हैं, कभी किसी की पढ़ाई के लिए बेचते हैं, उस निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो बहुतायत में है हिंदुस्तान में, उनका भी ख्याल रखा जाए और उनके बेनिफिट की बात की जाए। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, और नया रूल हो या ये दोनों बेनिफिट देने वाली बात हो, मुझे लगता है ये बस आई वॉश है। जिस तरह से दायरा बढ़ाया है उससे कोई फायदा नहीं दिखता मुझे। तो मीर साहब, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि सरकार को पता था कि देखिए एक हाथ दे दूसरे हाथ लेने वाली बात है ये, उन्हें पता था कि इसका विरोध होगा, तो उन्होंने पहले से इसकी तैयारी की शायद की हुई थी, या सोचा हुआ था कि चलिए इसको यहां तक ही रखेंगे, इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा 23 तारीख के बाद उसको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो राहत उनके लिए जो उससे पहले के हैं, पर उनके बाद वालों का क्या? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि उनको उसके बाद वालों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, सारे दूसरे उद्योगों को भी सपोर्ट करता है। अगर रियल एस्टेट नहीं बढ़ेगा तो बाकी उद्योगों को भी नुकसान होने वाला है। और अगर देश के ग्रोथ की बात करें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता सरकार ने सोचा था कि इस कदम का इतना विरोध होगा। उन्होंने बस ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए। और ये जो विरोध है, ये मिडिल क्लास का जो विरोध है, उसके बाद ही उनको अपना कदम पीछे खींचना पड़ा है। अभी ये एक ही चीज, जैसा दिनकर जी कह रहे थे, एक ही कदम इन्होंने वापस लिया है, बट और भी सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मिडिल क्लास के हितों के खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि जो एक बड़ा कदम सरकार ने लिया है, ये अच्छी पहल है, लेकिन आगे के बाकी के भी जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं, जो क्योंकि प्राइमरीली जो मिडिल क्लास है वही ये मकान खरीद और मजबूरी में ही, जैसा अगेन दिनकर जी कह रहे थे, मजबूरी में बेचता है, तो उनको ये राहत देना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार ये सोचेगी। अगर नहीं सोचेगी तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी और लोग इसका विरोध करेंगे। तो मुझे अभी भी लगता है कि सरकार ने सोचा नहीं था कि कितने इतना विरोध होगा इस कदम का। जी, सरकार तक अपनी बात फिर पहुंचाने का लोगों के पास जरिया क्या रह जाता है? नहीं, लोगों के पास जरिया अभी, जैसे लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात को उठाया, मीडिया ने उठाया। हमें लगता है ये मुहिम थोड़ी और जारी रहेगी और पब्लिक प्रेशर ही है जो सरकार को अपने कदम वापस लेने के लिए मजबूर कर रहा है। पर क्योंकि ठीक है दिनकर पांडे जी, क्योंकि इस पर अब राजनेताओं ने भी बहुत टिप्पणी करी है, पार्लियामेंट में भी इस पर बात सुनी गई, राहुल गांधी ने भी इस पर कई सारी चर्चा की, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा ऑपोजिशन को ना हो, उसकी वजह से थोड़ी आगे की अगर इसके ऊपर कोई बातचीत होती है या इसका विरोध होता है वो मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मुझे नहीं पता राजनीति जनता की भलाई के लिए। पांडे जी जी देखिए, मुझे नहीं लगता जी अंकित जी, राजनीति जो है जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। पांडे जी के लिए सवाल है वो। अच्छा, ठीक है जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष भी समझ पाया है और वो समझ के हमारे मुद्दों उठाने की रखता है नियत, क्योंकि आप सिर्फ बेचने वाली बात नहीं है। मैं फिर एक और कोट करता हूँ, इसी बजट स्पीच में है, पहले जो रेंटल इनकम आता था, किसी सपोज मैंने घर लिया है यहाँ पे NCR में और मेरा ट्रांसफर हो गया बैंगलोर में, ऑब्वियसली इंट यूज नहीं करूंगा, मैं उसको रेंटल इनकम में दिखाऊंगा, तो उसको मैं बिजनेस या प्रोफेशन के साथ एडजस्ट कर सकता था अपने प्रॉफिट और लॉस के साथ। अभी इन्होंने क्या किया है कि उसको अलग कर दिया है कि आप सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं। अब उस इनकम पे तो मैं टैक्स दूंगा,
लेकिन जो उसकी वजह से मुझे बाकी जगह लॉस हो रहा है उसके साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। तो एक तरफ आप हमें ये बोल रहे हैं कि आप बेचोगे तो इतना ज्यादा देना पड़ेगा, दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप फ्लैट ओनर हैं या घर के ओनर हैं तो आप रेंट पे लगाओगे तो भी इतना देना पड़ेगा। तो मध्यम वर्गीय परिवार की तरफ तो दोहरी मार पड़ी है, और ना तो विपक्ष ना पक्ष कोई भी इस मुद्दे को तो उठा ही नहीं रहा। वो सिर्फ एक ऊपर से बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इतना नहीं इतना होना चाहिए, इस डेट से नहीं इस डेट से होना चाहिए, वो तो एक फैक्टर है ही। लेकिन जो आपने कैटेगराइज किया है, सिर्फ मोटी मोटी 3 कैटेगरी बना दी, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स, जबकि अदर में इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसा मिहिर जी बोल रहे थे, आपकी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटीज भी आ जाएंगी, जो हम यहाँ पे प्लॉट लेते हैं वो अथॉरिटीज के प्लॉट होते हैं, वो भी आ जाएंगी। तो क्या सबको आप एक ही तराजू में तौलेंगे? रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल, ये सबको तो अलग अलग होना चाहिए और अलग अलग टैक्सेस होने चाहिए। उसके साथ साथ आप रेंटल और सेल पे इतना भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं कि हमारी जब जरूरत हो मजबूरी में तो उसका बड़ा चंक आपको टैक्स देने में निकल जाए और हम अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत थोड़ा रिटर्न भी ना ले पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं आप लोगों ने उठाए हैं कि राहत दिख रही है फौरी तौर पर, लेकिन अभी बहुत कुछ इस पे करना बाकी है। और ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि घाव पर मरहम लग गया है, ये सिर्फ एक कोशिश के तौर पर देखा जाए और इस पे एक व्यापक डिबेट की आवश्यकता है। और शायद जो जिस तरीके से जो दिनकर पांडे साहब कह रहे थे कि मिडिल क्लास को आपने और भी बहुत सारे तरीके से जिस तरीके की मार पड़ी है उस पर कम से कम सरकार को बात सुनने की आवश्यकता जरूर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।